नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2014 में वर्तमान केंद्रीय सरकार जिस कोल ब्लॉक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद सरकार में आई थी, अब ये पता चला है कि 67 कोल ब्लॉक को फिर से आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ये 67 ब्लॉक 22 राज्यों में बिखरे 8 राज्यों में बिखरे हुए हैं और 17 कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में हैं और उसमें से 4 कोल ब्लॉक कोरबा में हैं। अब स्वाभाविक है कि जब कोल ब्लॉक के आवंटन की या नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसका विरोध भी शुरू हो गया है। देश के अन्य हिस्सों में जहां जहां ये 8 राज्यों में कोल ब्लॉक खुलना है, वहां पे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो तो विरोध कर रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट भी सामने आ गए हैं और वो कहना शुरू कर दिए हैं कि इससे जंगलों का सर्वनाश निश्चित है। इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होना है तो प्राकृतिक संपदा का होना है। आज इस मामले पर में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद आलोक शुक्ला जी। मुझे लगता है कि नाम ही पर्याप्त है, आप अच्छी तरह से जानते हैं आलोक शुक्ला जी को। इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। जैव विविधता से परिपूर्ण हंसदेव अरण्य के मामले को उठाकर पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए थे आप। इसके अलावा भी कई आंदोलन आपने किया है। आलोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोदय, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश भाई। ये जानकारी मिलने के बाद कि फिर से कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, कोयला मंत्री ने घोषित कर दिया है और उसकी प्रक्रिया शुरू होते ही विरोध भी शुरू हो गया है। आपकी पहली जहनी बेदारी क्या रही, मानसिक प्रतिक्रिया क्या रही जब आपको पता लगा कि कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो कोल ब्लॉक की नीलामी शुरू की जा रही है, ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोधाभास को। एक तरफ वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री जाकर ये बोलते हैं कि हम 2030 तक जो हमारी कुल ऊर्जा की जरूरतें हैं उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। इसका मतलब ये है कि कोयला आधारित हमारी जो बिजली है, कोयला की जो उपयोगिता है वो घटेगी। पिछले दिनों अभी तीसरी बार शपथ लेने के बाद पुनः इस बात को दोहराया कि अब ये जो दौर है ये ग्रीन एनर्जी का दौर है। तो एक तरफ आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप रिन्यूएबल एनर्जी को आगे प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पे कोयले के उत्पादन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बहुत स्पष्ट रूप से विरोधाभास नजर आ रहा है। एक आंकड़े के तहत यदि मैं आपको बताऊं कि 2022 तक भारत सरकार ने लगभग 2600 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटन कर चुकी है, जबकि कोल इंडिया से लेकर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी ने बहुत साफ तौर पर ये आंकड़े रखे हैं कि यदि भारत की जीडीपी 8% से भी आगे जाती है तब भी 2040 तक भारत की जो कोयला की जरूरत है वो 1500 मिलियन टन से ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो हमारी 2040 तक की जो कोयले की पीक डिमांड है उससे कई बड़ी संख्या में ज्यादा हम कोयले की नीलामी और आवंटन कर चुके हैं। उसके बावजूद भी सतत नीलामी और आवंटन जारी है। इसके पीछे क्या लगता है आपको शुक्ला जी? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है कि आपकी खपत कम है लेकिन आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और उत्पादन भी प्राकृतिक संपदा को नष्ट करके? तो क्या क्या सोच है इसके पीछे, क्या हो सकता है? देखिए, एक तो निश्चित तौर पर ये नीतियों का कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक विरोधाभास और आपकी नीतियों की कोई दिशा नहीं है। एक मंत्रालय कुछ और कह रहा है, दूसरा मंत्रालय कुछ और कर रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, इसके पीछे एक बड़ी सुनियोजित साजिश है। सुनियोजित साजिश है कोल इंडिया को खत्म करना। जो शासकीय कोल कंपनियां हैं, कोल इंडिया और उसकी सहायक जितनी भी कंपनियां हैं, इनसे जो कोयले का उत्पादन हो रहा है धीरे धीरे इनको खत्म करके और निजी क्षेत्र के कोयले के उत्पादन को बढ़ाना। आप देखें कि 2019 के बाद से लगातार जिस तरीके से कमर्शियल कोल माइनिंग को लाया गया और कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए नीतियों में जिस तरीके से बदलाव किया गया, हमें याद है जब कोविड का दौर था
उस दरमियान जब लोग परेशान थे, कोविड से जूझ रहे थे, तब हमारी जो आवंटन की नीतियों में बदलाव किए जा रहे थे, और बदलाव ऐसे किए गए कि मिनिमम यदि 4 बिडर नहीं है, 2 बिडर भी हैं, तो कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिया जाएगा। जो प्राइस है उसको मिनिमम किया गया। ऐसे कई ऐसे बदलाव किए गए, और इसको ये कह समझ सकते हैं कि जो कोल ब्लॉक है उनको कौड़ियों के भाव कॉर्पोरेट को सौंपा जा रहा है। जो स्पेसिफिक एंड यूज थे खत्म कर दिए गए, पहले 50% को हटाया, पूर्णतः कहीं पे भी जो कंपनी है कमर्शियल माइनिंग के तहत किसी को भी कोयला बेच सकती है। तो वो साफ दिख रहा है कि जो कोयले का उत्पादन है उसमें निजी समूह की भागीदारी को अधिकतम करने की दिशा में सरकार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा कोल इंडिया को उठाना पड़ेगा। एक और इसमें बात जोड़ देता हूं कि देखिए, जी जी। अब कोल इंडिया जी एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो कोल इंडिया के साथ कोयले का व्यवसाय था वो राज्य सरकारों का था। राज्य सरकार अपने पावर प्लांटों में बिजली का उत्पादन करती हैं, और कोयला जो है कोल इंडिया से खरीदती थी। ये जो पूरा राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक आवंटन करना और बैकडोर से एमडीओ अनुबंध से प्राइवेट समूह के साथ अनुबंध कर देना उस राज्य सरकार द्वारा, जो हस्तियों में हो रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अधिकतर कोल ब्लॉक जो राज्यों को आवंटित हैं, तो राज्य सरकार अब अपने ही कोल ब्लॉक से कोल इंडिया से महंगे दर पर कोयला एमडीओ कंपनी से खरीद रही है। तो ये कितना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा मार्केट है कि आपने राज्य सरकार और कोल इंडिया के बीच में जो सीधा बिजनेस था उसको हटा के आपने एक उद्योग समूह अडानी जैसे को ला दिया, और हजारों करोड़ का मुनाफा जो है उद्योग समूह कमा रहा है। तो ये जो सारी कवायद है ये इस देश के जल जंगल जमीन को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए, और जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है कोल इंडिया उसको आने वाले दिनों में निजीकरण की ओर ले जाने की दिशा में ये सारे प्रयास चल रहे हैं। आलोक भाई, सीधी सी बात है कि 2014 से पहले 2012-13 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय विरोध किया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उसके बाद ये केंद्र की बात हुई। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में चले आए तो भूपेश बघेल की सरकार पिछले दिनों जो थी उस समय हरियाणा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। गहलोत साहब आते हैं, उनके साथ इनकी चर्चा होती है, यहाँ तक कि कांग्रेस मुख्यालय में भी उसको लेकर के बातचीत होती है। और उस समय फिर जब थोड़ा सा आप लोग विरोध करते हैं तो बैकफुट पे सरकार चली जाती है और उसके प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। अभी वर्तमान में राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां के कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी, उन्होंने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा है कि उनको कोयला जो मिल रहा है वो कम है, उनके 3 पावर प्लांट इसी से चलते हैं, अगर नहीं मिलेगा कोयला तो उनके पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। फिर एक बात उन्होंने ये भी कही कि उन्होंने अभी दौरा किया है और 11.5 लाख वृक्षों का जंगल तैयार हो गया है जहां पे वो अभी उत्खनन कर रहे हैं कोयले का। तो आप भी तो वहां जाते हैं, ऐसा है क्या जंगल उन्होंने बना दिया, तैयार कर दिया है? दुखद ये है कि ये जो जंगल है ये राजस्थान को और अडानी को ही दिखता है। वहाँ स्थानीय लोगों को, जो पत्रकार जाते हैं उनको तो नहीं दिखता। एक और सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि जो प्राकृतिक जंगल है, जिस जंगल की अपनी जैव विविधता है, जिस जंगल के अंदर वन्य प्राणी है, उसके जंगल के नीचे एक जल संरचना हाइड्रोलॉजी है, आप उसका विकल्प जो है वो झाड़ियों के पौधे लगा के आप नहीं बना सकते। एक प्राकृतिक जंगल का विकल्प नहीं बन सकता। एक सवाल है। तो ये जो कहा जाता है कि हमने इतने लाख पौधे लगाए हैं, यदि ऐसे ही होता तो छत्तीसगढ़ में एक आंकड़े जारी हुए हैं कि मनरेगा से लेके वन विभाग के द्वारा जो प्लांटेशन किया गया है वो पिछले 20 सालों में इतना व्यापक हो चुका है कि जो छत्तीसगढ़ की कुल जमीन है 1,35,000 है स्क्वायर किलोमीटर, उतने इलाके में हो चुका है। तो आज तो छत्तीसगढ़ में कोई भी जमीन जो है वो बिना जंगल वृक्ष के रह ही नहीं सकते थे जी। दिखनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन सच्चाई क्या है कि 44% फॉरेस्ट भी सिर्फ आंकड़ों में बचा है, फॉरेस्ट नहीं है। तो ये जो पौधा लगा के विनाश को ढकने की जो कहानी है, इसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जिस बात को ऊर्जा मंत्री कह के गए हैं, हर सरकार वैसे ही करती है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो विपक्ष होता है वो आंदोलन का समर्थन करता है और सत्ता में आने के बाद बेसब्री के साथ बेचने का काम करता है। आज ऊर्जा मंत्री कोयले की जरूरत की बात कर रहे हैं। राजस्थान और
अडानी के बीच में 2011 में जो अनुबंध हुआ था, उस अनुबंध में ये था कि राजस्थान की 20 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन जो कोयले की जरूरत है उसकी आपूर्ति अडानी करेगा। छत्तीसगढ़ में परसई स्टिकेटे वासन कोयला खदान की शुरुआती क्षमता 10 मिलियन टन थी, उसको बढ़ाकर 21 मिलियन टन कर दी गई। तो आपका जो 2011 का अनुबंध है उसका उस अनुबंध के मुताबिक तो वैसे ही आपको जितना कोयला चाहिए वो जा रहा है। और इसी बात को पिछले मई 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में इसी बात का जिक्र है कि राजस्थान को जितना कोयला चाहिए परसा ईस्ट केटेवासन खदान से ही उसकी पूरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब सवाल है कि जो नए कोल ब्लॉक आपको क्यों चाहिए, परसा और केटे एक्सटेंशन। ये इसीलिए चाहिए कि जो परसा ईस्ट केटेवासन का कोयला निकलता तो 21 मिलियन टन है, लेकिन राजस्थान में आधा ही पहुंचता है। जो आधा कोयला है वो अडानी के अपने रायगढ़ और रायपुर के पावर प्लांटों में जाता है लिजेट के नाम पर। तो ये जो सारा खेल चल रहा है, ये खेल सबको पता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो केंद्र हो, इस खेल के सब लाभार्थी हैं और इसीलिए बेसलमी के साथ आलोक जी आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट को आधा ही कोयला मिलता है, यहाँ से जो उत्खनन करके ले जाया जा रहा है, आधा कोयला अडानी बेच रहे हैं। आरोप क्या है, ये तो दस्तावेज में है, जो एमडी अनुबंध उस अनुबंध में ही ये लिखा है कि जो लिजेट कोयला है वो लिजेट कोयले का 30% अडानी अपने पास रखेगा मुफ्त में, और उस लिजेट कोयले के नाम पे अच्छा कोयला जो है उस पावर प्लांटों में जाता है। तो ये तो सार्वजनिक तथ्य है और इस पर विस्तृत रिपोर्ट आ चुकी है। पिछले दिनों स्क्रोल ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट की थी। मतलब सारा खेल लिजेट कोल के नाम पे हो रहा है। फिर अभी एक जो कल जनसुनवाई थी तिल्दा पावर प्लांट की, जीएमआर की, उस की जनसुनवाई में गया तो तिल्दा की 2022 की मॉनिटरिंग की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के रीजनल ऑफिस रायपुर ने, उसमें उस मॉनिटर रिपोर्ट में ये जिक्र है कि लिजेट के नाम पे जो कोयला हसदेव से आ रहा है वो कितना आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, इसकी कोई जानकारी कंपनी सार्वजनिक नहीं कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कह रही है। तो सवाल ये है कि कोयले की जो दलाली है, जो कोयले का काला खेल है, इसमें सबके हाथ काले हैं और उस काले खेल के लिए हसदेव का जो विनाश करने की कोशिश है। आपने कोलगेट का जिक्र किया कि 2014 में देश के 204 कोल ब्लॉकों को कैंसिल किया गया था, 1,86,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया गया था। मैं गारंटी देता हूं कि यदि उसका आधा पैसा भी कोयलों की कोल ब्लॉक की नीलामी से आया हो तो केंद्र सरकार उसको जारी कर दे। तो सवाल यह है कि एक घोटाला बता के जिस तरीके से हुआ, और हम कह रहे हैं वो घोटाला था, उसमें अनियमितताएं थी, वो कोल ब्लॉक कैंसिल हुए, लेकिन क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस देश में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या ईमानदारी के साथ कोल ब्लॉकों का आवंटन हो रहा है? तो मैं ये कहता हूं कि 2014 से ज्यादा पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार तरीके से निजी कंपनियों को मुनाफे के लिए कोल ब्लॉक का आवंटन किया जा रहा है और कमर्शियल माइनिंग के नाम पे पूरे कोयले को एक कंपनी के हाथ में सौंपने का खेल चल रहा है। जी आलोक जी, कुल मिलाकर आप भी वही कहना चाह रहे हैं और मैं भी वही समझ रहा हूं कि कहीं न कहीं चाहे सरकार जिसकी हो, विपक्ष में जो भी हो, सबकी मिली भगत है। जब पक्ष में रहते हैं तो बचाव करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो प्रहार करते हैं। यही अभी भी हो रहा है। मैं कोरबा की बात कर लूं थोड़ा सा, करतला नॉर्थ, करतला साउथ, कुटमेर नॉर्थ और कुटमेर साउथ, ये 4 कोल ब्लॉक देने की बात कोरबा की चल रही है, जिसमें क्षेत्रफल लगभग 36 एकड़ 36.4 स्क्वायर मीटर का आकलन है। और ग्रीन कवर जो कर रहा है वो 54% के आसपास, एक में 33 है, बाकी एक में 50 और 36 है। ये जो ग्रीनरी है जंगली क्षेत्र की, कोरबा की जो खूबसूरती बढ़ाती है या छत्तीसगढ़ की खूबसूरती बढ़ाती है, ये तो यहाँ पे सर्वे भी चल रहा है। सीएमपीडीआई एक कंपनी को सर्वे करवा रही है, कंपनी के जरिए उसका गांव वाले विरोध भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने खबर भी लगाई थी उसको लेकर के। तो वो कंपनी के लोगों का कहना है कि भाई हमको रोका जा रहा है, जबकि हम कोई खदान यहाँ खोलेंगे नहीं। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है
ग्रामीणों के मन में एक आक्रोश है, उनको लग रहा है कि उनको भी यहाँ वैसे ही जैसे जहाँ का आप विरोध कर रहे हैं वैसे ही हमको उजाड़ दिया जाएगा, हमको न रोजगार मिलेगा न हमको नौकरी मिलेगी। तो ये जो लोगों के मन में भय है, वो पुराना जो इतिहास भूगोल है इन लोगों का देखते हुए उनको कहीं आप लोगों के टच में है ऐसे लोग? निश्चित तौर पे जब इसके पहले भी लेमरू एलिफेंट रिजर्व से के सीमा से लगे हुए 8 कोल ब्लॉकों की नीलामी हो रही थी 2023 में, तब वहां के 28 गांव के सरपंचों ने विरोध किया था और कोल मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी और उसका संज्ञान राज्य सरकार ने भी लिया था और उन 8 कोल ब्लॉकों को नीलामी से हटाया गया था। और वो लोग निश्चित तौर पे चिंतित हैं कि पुनः वर्तमान की जो सरकार है वो इसको पुनः नीलामी की प्रक्रिया में कोल ब्लॉकों को डालने की कोशिश करेगी। देखिए, सवाल आज के समय ये है कि अब कम की स्थिति ये नहीं बची है कि कौन गांव उजड़ रहा है, कौन जंगल कट रहा है। अब इस बात को छत्तीसगढ़ को समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ लूट का चारागाह बन गया है और जो कंपनी आ रही है वो चल के निकल जा रही है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ को अब ये भी समझना पड़ेगा कि उत्तर छत्तीसगढ़ का जंगल आने वाले दिनों में बचने वाला नहीं है। जिस पैमाने पे खनन के लिए इजाजत दी जा रही है, कटघोरा में लिथियम माइन, पूरे करतला इलाके में, उधर धर्मजयगढ़ इलाके में, उधर रायगढ़ के अंदर, सवाल है कि जो हम ये मानते हैं कि हमारी महानदी तब बनती है जब उसमें शिवनाथ नदी मिलती है, उसमें हसदेव नदी मिलती है, उसमें कैलो नदी मिलती है, उसमें मांड नदी मिलती है और इन सारी नदियों के उद्गम और बहाव क्षेत्र में बड़े पैमाने पे जंगलों को खत्म करने की दिशा में सरकारें आगे बढ़ रही हैं। तो अब इस देश के छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या इन नदियों के किनारे रहने वाले लोग उन जंगलों से जो पानी लिचाल झोंके आपके घरों तक पहुंच रहा है, चाहे वो ट्यूबवेल के द्वारा हो, चाहे वो नदी के पानी के माध्यम हो, चाहे कुएं के माध्यम से हो, वो पानी आपको मिलेगा नहीं। और ये लड़ाई अब बहुत व्यापक है कि छत्तीसगढ़ बचेगा कि नहीं बचेगा, इस दिशा में पहुंच चुकी है। और चाहे वो जांजगीर हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, इन अंबिकापुर हो, इन तमाम शहरों को अब चिंता करना पड़ेगा। उन लाखों लोगों को जो गांव में रह रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि उन खदानों का असर अब बहुत जल्दी सब पे पड़ने वाला है। 40-47 डिग्री तापमान हम देख लिए हैं और ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ के जंगल कट गए। कल की लेखा गुजरती है, सूरज की सीधी किरणें छत्तीसगढ़ पे पड़ती हैं और यदि ये नॉर्थ के छत्तीसगढ़ कट गए तो छत्तीसगढ़ रहने लायक नहीं बचेगा। जी 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 आलोक तो जी, जिस तरफ जनता आप को सोचना है क्योंकि सरकार अब सोचने लगी है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भाजपा की हो। ये बहुत दुखद है कि इस सरकार को सिर्फ कॉर्पोरेट की चिंता है, अपने देश के नागरिकों को, अपने राज्य के नागरिक, पर्यावरण की चिंता नहीं है। तो अब नागरिकों को अपनी चिंता खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरफ आपने इशारा किया उस संकट का सामना तो हम कर ही रहे हैं और भविष्य में क्या होगा इसको सोच करके भी भय उत्पन्न होता है। लेकिन आम आदमी जो गांव में रहता है, जो निरक्षर है, उसको इसके सब के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती। तो ये जानकारी जो आम के पास खास लोग पहुंचाने का काम करते हैं, हमें लगता है कि उनकी आवाज भी जरा कमजोर है अभी। मैं पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष जो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अगर वो उस तरफ बात कर रहे थे कि हसदेव का उद्गम स्थल, अगर वहां पे इस तरह से खदानें आ जाएंगी तो बांगो बांध में पानी नहीं रहेगा तो फिर आधा छत्तीसगढ़ उससे सिंचित होता है, उससे हमारे ट्यूबवेल में और हमारे कुएं में पानी आता है, वो सारा कुछ सूख जाएगा। तो उस तरफ इशारा तो कर रहे हैं लोग, लेकिन जिस तरह से जिस शिद्दत के साथ इसका विरोध करना चाहिए वो विरोध सुनाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, विरोध भी जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता सड़कों पे आती है तो राजनीति को झुकना पड़ता है। आज हसदेव को लेके पूरे देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर समर्थन मिला और लेमरू हाथी रिजर्व नोटिफाई करना पड़ा, वो हसदेव के संघर्ष के कारण हुआ। 300 किलोमीटर हम पैदल नहीं चले होते तो शायद लेमरू हाथी रिजर्व नोटिफाई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए मैं अब जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनेताओं से अब कोई उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर हम देख चुके हैं, सत्ता पे जो आ रहा है वो छत्तीसगढ़ को बेचने का काम कर रहा है। जनता से उम्मीद है कि जनता को यदि ये बात समझ में आए, सड़कों पे आए, तो शायद छत्तीसगढ़ बचेगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ बहुत संकट में आने वाले दिनों में। तो यहाँ के लोगों का जो मिजाज है और नेतागिरी जिस तरह से चल रही है, उम्मीद है आपको? तो ये उम्मीद
पर लोग खरे उतरेंगे? आपको लगता है कि लोग ऐसा उतरेंगे जिसका आपने उल्लेख किया कि 300 किलोमीटर पैदल किया था लोगों ने? जब जीवन के अस्तित्व का संकट बनता है, जब जिसका घर उजड़ने लगता है, जिसका पानी सूखने लगता है, तो लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज नहीं समझेंगे तो तब समझेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ठीक है, कब बोलते हैं, लेकिन इस बीच में जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। व्यापक समाज का समर्थन इसको मिले, हम तो ये उम्मीद करते हैं और उसी उम्मीद में लोग लड़ रहे हैं। हंसदेव के लोग तो 10 साल 12 साल से संघर्ष कर ही रहे हैं। सो उम्मीदें की जा सकती है, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत निराश कर रही है। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को बचाने की राजनीति में छत्तीसगढ़ की राजनीति ने बहुत निराश किया। चलिए, देखिए, आपकी उम्मीद बिल्कुल जायज है और हम लोग भी सब ये कामना करते हैं कि ठीक है, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास विनाश की बिना पर हो तो ये उचित नहीं होता कि आप 4 कमाएं और 8 नुकसान हो जाए। ये कहीं व्यापार नहीं होता, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में विचार करके अपना उदर पोषण करने का जो भाव जिसके मन में रहता है वो करता है। राजनीति आज की तरह आज तो इसी तरह की हो गई है। आप संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में हमारा चैनल, हम लोग भी आपके साथ हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े, बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करेगा। आपकी सदा हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया कमलेश भाई, बहुत शुक्रिया।